नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 6 जून 2023। आइए जानते हैं कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डीप फेक के बारे में। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राजू। इस राजू की मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसके साथ साथ कुछ वीडियोज़ हैं और कुछ ऑडियोज़ भी हैं। अब मैं मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इस पर्सन की किसी भी तरह की कोई वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब आप ये समझिए कि ये एक तरह की ऐसी मैनिपुलेटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी पर्सन की वीडियो, इमेज और ऑडियो को यूटिलाइज करते हैं, डीप लर्निंग का इसमें इस्तेमाल करते हैं और इससे फेक न्यूज़ या किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। और इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। या आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर रेसलर्स आपको स्माइल करते हुए, सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक तरह की आपकी डीप फेक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है। अब यहाँ पर अडोब के जो सॉफ्टवेयर है ना फोटो एडिटिंग के, ये उससे परे है। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसी ही एक वीडियो पब्लिश हुई थी 2017 में, जिससे ये डीप फेक टेक्नोलॉजी आपकी न्यूज़ में आई थी। किसी पर्सन ने, एक अनोनिमस यूज़र थे रेडिट के, जिन्होंने गूगल के ओपन सोर्स को यूज़ किया था। अब यहाँ पर उसने इसे मैनिपुलेट करके डीप लर्निंग के थ्रू एक पोर्नोग्राफिक वीडियो क्रिएट की। अब जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दो धारी तलवार है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए मेरे को किसी पर्सन की हूबहू कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे आपको शायद पता हो कि अभी रिसेंटली एक के सिंगर हुआ करते थे, बहुत मशहूर सिंगर थे, इनकी डेथ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी हूबहू कोई मैं वीडियो क्रिएट कर सकूँ, इनके जैसे गाना गा सके कोई, तो इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ये इसका एक अच्छा यूज़ हुआ। बट इसी चीज़ का कोई नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे रिवेंज पॉर्न के लिए या फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो ये दो धारी तलवार इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इसके अच्छे यूज़ भी हैं और बुरे यूज़ भी हैं। जैसे इस आर्टिकल में एक एग्जांपल दिया गया था सोलर जियो इंजीनियरिंग, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्थ के, यानी अपने प्लैनेट अर्थ के क्लाइमेट को इस तरह से चेंज कर दें कि ये हमारे फेवर में हो जाए, जिसमें हम कुछ सनलाइट को ब्लॉक करेंगे और इससे हो सकता है कि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिले। तो हमेशा हर टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये याद रखना है कि उसके दो यूज़ हो सकते हैं। एक हो सकता है अच्छा यूज़ और एक हो सकता है बुरा यूज़। तो हमें हमेशा अच्छे यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा। अब इससे आप हो सकता है कि एक पूरे शहर को लाइट दे रहे हो, और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इससे आप पूरे एक शहर को उड़ा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके दोनों ही यूज़ हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो कई लोग जो डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेके क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई इससे बहुत ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा फैलेगा, उनको ये समझना चाहिए कि हर टेक्नोलॉजी के दो यूज़ होते हैं। अब ये हमारी समझ के ऊपर है कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ट्रेड मोमेंटम के बारे में। सबसे पहले आप प्रेजेंट सिनेरियो देखिए। अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी वीक चल रही है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, टाइट मनी पॉलिसी चल रही है, साथ के साथ सप्लाई चेन डिसरप्टेड है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है आपको वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। खासकर रिसेंटली आपके 3 बैंक आपके फॉल हुए हैं, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक एंड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इन तीनों के फेलियर के कारण ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि कोविड-19 से दुनिया अभी उभर ही रही थी। उसके तुरंत ही बाद आपका आ गया ये यूक्रेन रशिया वॉर। अब यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रशिया से आप देखेंगे कि जैसे नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट होता है, ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें कमी आई क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शन लग गया। अब इनके ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से क्या हुआ कि दुनिया भर में जो तेल के दाम है वो बढ़ने लगे, जिसकी वजह से सभी इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आ गया। मतलब यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा इसकी वजह से। अब इसमें एक फ्रंट आपको समझ में आया, एनर्जी फ्रंट। दूसरा फ्रंट आपको यूक्रेन से समझ में आएगा। अब आपको पता होगा कि यूक्रेन में आपके ग्रासलैंड्स पड़ते हैं जहाँ पर वीट प्रोडक्शन काफ़ी हाई रहती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड के फूड बाउल्स में से एक ये भी है। अब अगर ऐसा है और यहाँ पर आपको बहुत से वीट या आप ये कह सकते हैं सीरियल की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, तो पूरे वर्ल्ड ओवर इसकी सप्लाई की जाती होगी, यानी एक्सपोर्ट किया जाता होगा। अब ये भी तो डिसरप्ट हो गया वॉर के कारण, तो इसकी वजह से फूड में भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला। मतलब ना केवल इसकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई बल्कि इसमें इन्फ्लेशन भी देखने को मिला। तो आपकी ये दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। अब हुआ ये कि जब इन्फ्लेशन आता है तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो
और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे सिंपल एक स्टेप रहता है कि आप मनी की सप्लाई को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। इसके लिए फॉलो की जाती है टाइट मनी पॉलिसी। अब जब भी किसी इकॉनमी में टाइट मनी पॉलिसी को लाया जाता है, इसकी वजह से एक चीज होती है, दैट इज उस इकॉनमी का श्रिंक होना स्टार्ट होता है। अब ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, इस बिजनेस ने एक्सपैंड करना था, लेकिन अभी इसको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्योंकि फंडिंग के लिए इसे बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। मान लीजिए मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपए रखा हुआ है। अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर अगर मेरे को 6% का ब्याज मिल रहा है, तो मैं कभी भी किसी कंपनी में निवेश नहीं करूंगा। बट अगर मुझे ये कंपनी इससे ज़्यादा पे करे, तो डेफिनेटली मैं उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर कंपनीज को पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा फंडिंग उठाने के लिए, जिसका रिस्क वो लेते नहीं है, और इस वजह से आपकी इकॉनमी श्रिंक करने लगती है। और इसके पीछे एक और कारण भी आप कह सकते हैं, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो वर्कर्स हैं वो वेजेस ज़्यादा मांगने लगते हैं। अब वेजेस ज़्यादा मांगने लगते हैं तो आपको अपनी इनपुट कॉस्ट, मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें इस कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। अब अगर प्रोडक्ट आपका महंगा होता है तो फर्दर लोग उसे कम खरीदेंगे, इससे इंडस्ट्रीज की सेल कम होगी, और अगर इंडस्ट्रीज की सेल कम होगी तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपकी इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को नौकरी से निकालेगी, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो सकता है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि भाई टाइट मनी पॉलिसी को अपनाने से ये प्रेजेंटली हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एफडीआई और एफआईआई के लिए, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मेरी कंट्री में अगर मेरे को 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, तो मैं कभी भी दूसरी कंट्री में निवेश नहीं करूंगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक सिनेरियो ये हुआ है कि सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये तीनों ही फेल हुए हैं। अब इनके फेलियर की वजह से लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से भी भरोसा उठा है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फेल होना एक तरह से इकोनॉमी के अंदर एक ट्रिगर क्रिएट करता है, जहां पर लोग बैंक्स के पास पैसा कम रखते हैं। अब अगर बैंक के पास पैसा कम होगा तो लेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये सभी सिनेरियो अगर आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं, जैसे महंगाई देखने को मिल रही है, लोगों की जॉब जा रही है, रिसेशन आ रहा है, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी, और ओवरऑल अभी यही देखने को मिल रहा है आपको पूरी सभी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको ग्लोबली जो डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। नॉट जस्ट ग्लोबली, आपको डोमेस्टिकली भी डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन और यूएस से, उससे श्रिंक किया है, और इवन हमारा एक्सपोर्ट भी हमारा श्रिंक हुआ है। तो ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके अलावा जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब मेरी आमदनी उतनी ही है, अब ये चीज़ 150 रुपये की होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस गुड को या रिप्लेस कर सकूं। तो इससे कहीं ना कहीं मेरी परचेजिंग पावर कम हुई है। तो इन्फ्लेशन आने से परचेजिंग पावर कम होती है, और साथ के साथ एफडीआई और एफआईआई कम होती है, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके डेवलपिंग कंट्रीज पे, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी पर्याप्त मॉनेटरी रिसोर्सेज होते हैं, ना फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ये सभी के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज में भी। तो ये पूरा अभी सिनेरियो चल रहा है आपकी ग्लोबल इकोनॉमी का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले किसी भी एग्जाम में या आपके प्रीलिम्स में, तो आप इसको यहाँ से एड्रेस कर सकेंगे क्वेश्चन को। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे साइक्लोनिक थ्रेट के बारे में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसने एक वार्निंग इशू की है कि साउथ ईस्ट अरेबियन सी में हमारे को देखने को मिल रही है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक काम करना, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी सेंटर में एक लो प्रेशर होता है, ये अट्रैक्ट करता है आसपास से हाई प्रेशर को। अब यह आपको हर जगह देखने को मिलता है, बट ट्रॉपिकल एरियाज में कुछ एक टाइम एक ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिससे इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके जनरेट होते हैं। जैसे इसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर ये लो प्रेशर आपका प्री एग्जिस्टिंग है और ये क्रिएट हो रहा है किसी ओशन के ऊपर या सी के ऊपर, इससे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हो सकते हैं।
इसकी फॉर्मेशन के लिए आपको 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़, आपका लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटेंस लो प्रेशर रहेगा, जिससे आपके बादलों को मॉइस्चर प्रोवाइड होगा और इस मॉइस्चर से रेनफॉल आएगी जो कि साइक्लोन में हेल्प करेगी। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए। अगर लो प्रेशर पहले से एग्जिस्ट करेगा तो वो विंड को कन्वर्ज करने में हेल्प करेगा और यही विंड साइक्लोनिक वेव जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगी। अब तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अपर एयर सर्कुलेशन में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलनी चाहिए, मतलब हाई प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए नीचे एक लो प्रेशर है तो सभी डायरेक्शन से आपकी एयर को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ये एयर इस एरिया में आएगी, हीटअप होगी और एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करके ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगी। अब जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो आपको ट्रोपोस्फेयर के एडियाबैटिक कूलिंग के बारे में तो पता ही होगा। विद इंक्रीज इन हाइट यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करता है। अब ऊपर जाके ये कंडेंस होगा तो इस तरह से एक बादल फॉर्म होगा। अब क्योंकि ऊपर हवा का जो तापमान है कम है तो इस वजह से यहाँ पर आपका हाई प्रेशर डेवलप होगा। अब इस हाई प्रेशर पे आपको हमेशा डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। मतलब कहीं भी आपको अगर हाई प्रेशर देखने को मिलता है तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करते हैं तो डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। अब इस डाइवर्जेंस की वजह से ये जो आपका बादल है कुछ इस तरह से काफ़ी लंबी दूरी तक फैल जाएगा। अब क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक आपका बादल फैला हुआ है तो इस तरह के जो आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होती है इसे कहा जाता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। और ये क्लाउड आपके रेनफॉल लेके आएंगे, क्योंकि निम्बस जो वर्ड है वो रेनफॉल को प्रिडिक्ट करता है। इसके सेंटर में ये जो जगह है इसे कहा जाता है आई। ये बिल्कुल एक काम कंडीशन है। अब इसके साथ साथ यहाँ अभी साइक्लोन क्रिएट नहीं हुआ है, एक दो चीज़ें हमारी और रहती हैं। सबसे पहली चीज़ जो वर्टिकल एयर है, यानी जो ऊपर आपकी हवा चल रही है, इसकी स्पीड में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए जो आपकी एक्चुअल में एयर सर्कुलेशन और साइक्लोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको चाहिए क्रियोलिस फोर्स। अब ये क्रियोलिस फोर्स क्या होती है? मान लीजिए ये अर्थ है। अब ये अर्थ जो रोटेट कर रही है इसकी वजह से हमें ऐसा एपरेंटली लगता है कि आपकी जो एयर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसके लिए एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप कभी मैरी गो राउंड में बैठे हो तो वहाँ पर आपको लगता है कि जैसे आप सामने वाले को कोई बॉल कैच करवा रहे हैं, उसकी पोजीशन रिलेटिवली चेंज हो जाएगी जब आपने थ्रो करी होगी उसके मुकाबले। जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए एक डिस्क है, एक तरफ आप है और एक तरफ मैं हूँ। मान लीजिए एक ए है, एक पर्सन बी है। अब ए ने बी की तरफ बॉल फेंका, अगर ये स्टेशनरी है तो ये बी आराम से कैच कर लेगा। बट अगर ए ने बॉल फेंका और ये रोटेशन में है आपका बी, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भाई इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये बी डैश पे पहुँच जाएगा और बॉल अगर बी पे आई है तो ये कैच नहीं कर पाएगा। तो अर्थ पे क्योंकि ग्रेविटी है तो ये आपकी बॉल बी डैश पे पहुँचती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये आपकी अर्थ के ऊपर जो एयर चल रही है इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्रियोलिस इफेक्ट। अब ये जो आपकी क्रियोलिस फोर्स है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर को राइट की तरफ मूव करवाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एयर को लेफ्ट की तरफ मूव करवाती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, आप अगर साइक्लोन की बात करते हैं, मान लीजिए एक लो प्रेशर है। अब यहाँ पर ये आपकी एयर मूव कर रही है, इसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है। अब मैंने आपको कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी विंड है वो किस तरफ मूव कर रही है? राइट की तरफ। अब मान लीजिए आप अपने आप को एज अ पर्सन यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़ा हुआ देखते हैं, तो राइट कहाँ पर होगा आपका राइट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इस पर्सन ये यहाँ पर किस तरफ फेस कर रहा है? लो प्रेशर की तरफ। तो इसका राइट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका राइट इस डायरेक्शन में और इसका राइट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपकी एयर की सर्कुलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। मतलब जब भी यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके साइक्लोन बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, वेयर एज सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसके अपोजिट। अब यहाँ पर ये जो साइक्लोन आ रहा है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के मानसून के ऊपर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मान लीजिए अगर ये आपका जो साइक्लोन है, वैसे तो ये नॉर्थ में मूव कर रहा है, अब ये डिपेंड करेगा इसकी डायरेक्शन के ऊपर कि ये इंडिया के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा या नेगेटिव। क्योंकि अगर ये वेस्ट कोस्ट की तरफ मूव करता है तो इंडिया का जो मानसून है, क्योंकि ये लो प्रेशर लेके आ रहा है, अब लो प्रेशर है तो अपने साथ मॉइस्ट एयर लेके आएगा। अब इस मॉइस्ट एयर के कारण इंडिया के अंदर बारिशें ज़्यादा होंगी। वेयर एज अगर ये ओमान या यमन की तरफ मूव कर गया तो इससे इंडिया का जो मानसून है वो वीक होगा और जिसकी वजह से भारत के अंदर ड्रॉट तक आ सकते हैं।
अब ऐसा ही एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपको अलीनो का भी। अब अलीनो को समझाने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन को समझना होगा। देखिए, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म करंट आता है और साउथ अमेरिका की तरफ कोल्ड करंट जाता है। अब यहाँ पर कोल्ड करंट होने की वजह से आपको डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलते हैं, वेयर एज वार्म एयर अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, तो यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपकी जो वाटर है वो नीचे से मूव कर रहा होता है, तो अपवेलिंग होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड भी बन जाता है आपका। बट कुछ एक सालों में, मतलब 7-8 सालों में एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो राइज करते हैं, जिसकी वजह से इस करंट की जो डायरेक्शन है वो टोटली अपोजिट हो जाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आपका कोल्ड करंट आ जाता है और साउथ अमेरिका की तरफ आपका आ जाता है वार्म करंट, जिसकी वजह से साउथ अमेरिका में रेनफॉल होती है और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ड्रॉट पड़ता है। इसका डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है इंडिया के ऊपर भी। तो आपको ये याद रखना है कि अलीनो कुछ नहीं है। जब आपके साउथ एशिया में ड्रॉट पड़ता है और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि भाई साउथ अमेरिका में वार्म करंट आया है, इसे कहा जाता है अलीनो, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहता है इंडिया के ऊपर भी और इसके मॉनसून के ऊपर भी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मतलब HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर सबसे टॉप रैंक मिला है IIT मद्रास को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, फिर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ये सभी आपके टॉप 5 इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब यहाँ पर इन पैरामीटर्स को भी याद रखना, हो सकता है UPSC आपको इसके बारे में पूछ ले। वेरियस इंडेक्सेस के जो मानक होते हैं या आप ये कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में UPSC अक्सर पूछता है। तो टीचिंग एक है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज आपके एक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। परसेप्शन किसका? स्टूडेंट्स का टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। इन सभी के बेसिस पे एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रैंक किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली आपने अरिकोपैन के बारे में सुना होगा ना, एक हाथी जो आपका थेनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत उत्पात मचा रखा था, उसे पकड़ लिया गया है अभी। अब यहाँ आपको याद रखना है कि इसे रीलोकेट किया गया है कलाकड टाइगर रिजर्व में। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ वेस्टर्न घाट में आपका लोकेटेड है। यहाँ पर माउंटेन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ड्राई थॉर्नी से लेकर ड्राई डेसुडियस तक आपको यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये पार्ट है आपका अगस्तमलई प्रोटेक्टेड एरिया का और तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अलावा यहाँ से आपकी थमीरा बरानी भी रिवर फ्लो करती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन पहले UPSC पूछा करता था, अभी 2-3 सालों से आपको किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में भारत के एक प्रपोजल के बारे में बात की गई है। भारत कह रहा है कि हमें एक डिजिटल हेल्थ डाटाबेस क्रिएट करना होगा, मतलब डिजिटल हेल्थ के ऊपर हमारे को फोकस करना होगा, जिसके अंदर मेजर कुछ इस तरह के फीचर होने चाहिए कि जैसे हेल्थ केयर का एक्सेस डिजिटली हो, पब्लिक प्लानिंग हो, ड्रग डेवलपमेंट हो, रिसर्च के ऊपर फोकस हो, पेंडेमिक की प्रेडिक्शन लेवल के ऊपर हमारा फोकस हो, टेली मेडिसिन के ऊपर हमारा फोकस हो, ताकि हम यूनिवर्सली हेल्थ को प्रोवाइड कर सके सभी को। अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कहाँ पर क्रिएट करना है? WHO में। और यहाँ पर इसका एम ये है कि हम मैच कर सके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को जो कि कंट्रीज की नीड है उसके साथ। अब इसमें यह भी कहा गया है कि हमें एक 200 मिलियन का एक फंड क्रिएट करना चाहिए ताकि हम सभी कंट्रीज की हेल्प कर सके इस तरह के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। अब G20 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, जिसमें 19 कंट्रीज के अलावा आपकी यूरोपियन यूनियन आती है। इसमें आपके डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों ही आती हैं। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में जो आपकी टाइगर इकोनॉमीज थी, इनके अंदर उस समय क्राइसिस आया था, तो उसको डील करने के लिए यहाँ पर ये आपकी इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। इनिशियली आपके जो RBI के गवर्नर हैं, यानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको अटेंड करते थे। फिर इसके बाद 2008 में आपके सब प्राइम क्राइसिस आते हैं, जिसके बाद आपके वर्ल्ड लीडर्स जैसे भारत के प्रधानमंत्री, USA के प्रेसिडेंट, ये सभी वर्ल्ड लीडर्स आके मिलने लगे G20 समिट्स में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे PPI के बारे में, और यहाँ पे एक आ गया कि इन्हें भी इंश्योरेंस कवरेज के नेटवर्क के अंडर लाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है इस PPI की फुल फॉर्म। आपको ये समझना होगा, जैसे आपने Paytm यूज़ किया है, गूगल पे वगैरह यूज़ किया है, चलो गूगल पे तो नहीं, फ़ोन पे। अब इससे आप कई सारे गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, आप वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमिटेंसेज, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो आपके पेमेंट सिस्टम है, कोई भी इशू कर सकता है, बैंक भी और नॉन बैंक भी। जैसे Paytm आपका कोई बैंक नहीं है
ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि स्मॉल बैंक है, चलो ठीक है, बट फ़ोन पे, गूगल पे ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किसी कस्टमर का अगर पैसा पड़ा है, जैसे मान लीजिए पेटीएम है, ये एक तरह का आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोग पैसा भी डिपॉजिट कर रहे हैं। अब अगर इन वॉलेट्स में आपका पैसा पड़ा है और कुछ कल को गलत हो जाता है, मतलब आपका सारा पैसा साफ है यहाँ से, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसके तहत जो भी आपके शेड्यूल बैंक्स हैं, इनके अंदर जो भी लोगों का पैसा पड़ा है, इसे इंश्योर किया जाता है, चाहे करंट अकाउंट में पड़ा हो, चाहे आपके किसी भी तरह के अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, इन सभी को आप क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं अप टू 5 लाख। मतलब मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख पड़े हैं तो 10 लाख नहीं मिलेंगे, अगर कुछ गलत होता है तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट पे कर देगी। तो 5 लाख तक की इंश्योरेंस है यहाँ पे। तो आपको समझना होगा कि ये जो इंश्योरेंस है, यही हम एक्सटेंड करना चाहते हैं इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि आने वाले समय में जब इनका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम कस्टमर्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकें कि कुछ भी गलत होता है तो उनका पैसा सेफ है। इससे एक तरह का ट्रस्ट इंक्रीज होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों का। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, वैक्सीन टू टारगेट कैंसर। देखिए, इसमें यूज़ किया जा रहा है mRNA टेक्नोलॉजी को। अब ये क्या होता है, इसमें हम अपने सेल्स को बताते हैं, इसमें लाइक कुछ ऐसा प्रोटीन को हम जनरेट करते हैं जिससे ट्रिगर होता है आपका इम्यून सिस्टम का रिस्पांस, और इसमें आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है आउटसाइडर जो आपकी बॉडीज़ हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं। तो ये इम्यून सिस्टम इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है और इसको ट्रिगर करते हैं कुछ प्रोटीन। तो mRNA टेक्नोलॉजी में हम उन प्रोटीन को ही जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसका आपको यूज़ देखने को मिला था कोविड-19 की पेंडेमिक के टाइम पे भी। अब इससे एक तरह का आप पर्सनलाइज वैक्सीनेशन तैयार कर सकते हैं, जिससे किसी भी पर्सन के इम्यून सिस्टम को हम ट्रेन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइप के सेल्स को डिफीट करने के लिए। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसी तरह की मेडिसिन को हम कैंसर को हराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए भी इसमें इम्यून सिस्टम को हम तैयार कर सकते हैं इस तरह के अटैक के लिए। तो ये आने वाले समय में एक टेक्नोलॉजी हो सकता है डेवलप हो। तो mRNA के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को ट्रिगर करने के लिए हम प्रोटीन जनरेट करते हैं। अब इसका पोटेंशियल आपको यूज़ देखने को मिलता है टीबी के केस में, डेंगू के केस में, मलेरिया, चिकनगुनिया और जेनेटिक डिजीज़ के केस में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। वैसे इसके बारे में हमने पहले भी एक बार बात की थी, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है सर्विस सेक्टर की, जो कि 13 सालों में सेकंड फास्टेस्ट पेस पे आपका ग्रो कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए इसका स्कोर रहा है 61.2, जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगी। ओवरसीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है सॉफ्टवेयर की और आपकी सर्विसेज की वो इंक्रीज़ होगी। एक फेवरेबल डिमांड कंडीशन जनरेट होगी इससे, जिससे इकॉनमी अच्छे से ग्रो हो सकती है। बट इसमें हमारे सामने कुछ चैलेंजेस है। सर्विसेज की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। खासकर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि ऑयल आपका महंगा होता जा रहा है। अब जब भी कोई सर्विसेज महंगी होती है तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होगी, और अगर परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होगी तो इससे अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी उस सर्विसेज की। तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इससे इकॉनमी के ऊपर। इसके अलावा एक चैलेंज हमारे सामने ये भी है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि एक बार फिर से सऊदी ने ये कहा है कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करेगा। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इससे इकॉनमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो इतने फेवरेबल नहीं रहते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए आप में से कितने लोग 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, ताकि उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो क्रिएट कर सकूं कि क्या उनका रोड मैप रहना चाहिए, किस तरह से वो 2024 की अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।